दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम हमारा चर्चा है खास और मैं हूं आपके साथ रचना सेवक। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़ी हुई घटनाओं पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। और इस खास चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम की शुरुआत ही भगवान श्री राम से। सर, इस समय सारा देश राममय है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने जा रहा है और इस प्रोग्राम का, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का श्री राम भक्तों को वर्षों से इंतजार था। और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ गर्भगृह में स्थापित की गई रामलला की जो प्रतिमा है, उसकी संपूर्ण तस्वीर भी लोगों के सामने आ गई है, जिसके कारण लोगों में उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन साथ ही साथ इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। बावजूद इसके लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, खुशी की लहर बहुत ज्यादा है। तो इस ऐतिहासिक पल के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सदियों बाद ये एक पुण्य अवसर आया है। बिल्कुल सर। मुझे एक चौपाई अमृतवाणी की याद आ रही है। उसमें उन्होंने कहा है, राम सिमरन होए सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सो ज्ञान समूचा। और राम का जो परिचय है वो महर्षि वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब नारद जी से महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि इस युग में ऐसा कौन सा पुरुष है जो ज्ञानवान है, शीलवान है, धैर्यवान है, जो निंदा चुगली के ऊपर उठा हुआ है, तो जो धर्म को आधार मानता है अपने। तो तब नारद जी उत्तर देते हैं, ये पहला प्रसंग ही आता है वाल्मीकि रामायण में जी। तो कहते हैं, श्वाकु कुलवंश में अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र वृषपुत्र जो भगवान राम, वो राम कहते हैं, राम है, जो धैर्यवान भी है, शीलवान भी है, शक्तिवान भी है, दृढ़ प्रतिज्ञ भी है, और जो निंदा चुगली से ऊपर उठे हुए हैं, वेद ज्ञाता है, मतलब और व्याख्या काफ़ी उसमें दी हुई है। और अंत में वो कहते हैं कि ब्रह्मा के समान राम है। और फिर आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसे सब नदियाँ समुद्र की तरफ जाती हैं, इसी तरह सज्जन पुरुष राम की तरफ आकर्षित होते हैं। और राम जो है वो समुद्र की तरह गंभीर है, हिमालय की तरह धैर्यवान है, और पृथ्वी की तरह क्षमाशील है। तो ये भगवान राम का एक वर्णन है। इसका मैं तो ये कह सकता हूँ कि राम की जो महिमा हम शब्दों में व्याख्या उसकी नहीं कर सकते, क्योंकि राम को सगुण के रूप में भी मानते हैं, निर्गुण रूप में भी मानते हैं, शब्द रूप में भी मानते हैं, और दशरथ नंदन राम भी मानते हैं, सियावती राम। राम एक है, अनेक रूप है। राम मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु भी हैं, राष्ट्र पुरुष भी हैं, और जो राम भक्त या सनातन कह सकते हैं, धर्म में विश्वास है, उनकी सांसों में रसा बसा राम है। बाकी दूसरी बात आपने कही जो अयोध्या में, क्योंकि ये सदियों बाद एक पावन अवसर आया है, हम सब भाग्यशाली हैं जो देखने के, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जैसे आज़ादी में लोगों का जो उत्साह की बात करी है, जब 1947 में आज़ादी मिली थी तो उसी तरह लोगों का एक जन समूह था। तो इसी तरह ये एक लहर के रूप में ऊपर उठा। इसको अगर आप राजनीति के रूप में देखें कि फलां पार्टी है फलां, ये कुछ मायने नहीं रखता। आज ऐसे लोग भी हैं जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े भी हैं, नहीं भी जुड़े, या विभिन्न दलों से होंगे भी, लेकिन सबका लक्ष्य राम के प्रति जो उनकी श्रद्धा भाव है उसको लेकर उत्साही है। और चाहिए भी ये कि जो हमारी संस्कृति इतिहास में जो राम की महिमा, जो चर्चा, जो स्थान है, उसको देखते हुए राजनीति करनी चाहिए, ना किसी भी दल को, चाहे वो सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में है, सबको ऊपर उठकर सदियों बाद ये हम कह सकते हैं कि मानसिक गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। मैं तो इसे एक कदम अगर हम जैसे अंग्रेजों का हुकूमत, मुगलों से पहले हुकूमत जो 5 सदियां में लड़ाई संघर्ष करे, उसका ये परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं। तो इसको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये हमारे एक पुनरुत्थान कह सकते हैं, पुनर्जागरण कह सकते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना एक जो गर्व महसूस कर रहे हैं, उस भाव को महसूस कर रहे हैं। इसी कारण उत्साह भी है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमने भावी पीढ़ियों के लिए एक नई ऊर्जा देने के लिए ये राम नाम का है, जो हमारे हर जिंदगी, राम देखो हमारे पिता के रूप में, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, हर उसके इतने रूप हैं कि पर सब मर्यादित है।
उस जो हम मर्यादा की जो बात करते हैं, अनुशासन की बात करें, राम राज की बात करते हैं, उसमें भी मर्यादा है। इसीलिए केवल धर्म के हिसाब से नहीं देखते हम, मर्यादा क्योंकि अनुशासन है, उस हिसाब से हम राम को अपने जीवन का हर श्वास पल जोड़ के करते हैं, क्योंकि मर्यादा में है। तो मर्यादा के कारण उनकी पूजा की जाती है, उनको स्वीकार किया जाता है। तो वो मर्यादा भी इसी है कि आज मांग मर्यादा की है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर उस भव्य जो अवसर हमारे सामने है उसका आनंद लें, उत्साह लें, और यही दुआ है कि राम कृपा सभी पे बनी रहे। बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव की। सर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भी राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। 18 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव को 6 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। अब विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा को अपनी हार दिखाई दे रही थी, जिस कारण उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस और आपका गठबंधन हो गया था, तो भाजपा की जो हार है वो तय थी। और इस बात को लेकर आपने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इस बात को लेकर। और उनका कहना है कि चुनाव के दिन रिटर्निंग अफसर का बीमार हो जाना कहीं ना कहीं भाजपा की गंदी रणनीति को जो है वो दर्शाता है, और ये भाजपा के जो करियर पर, आने वाले लोकसभा चुनावों पर, भाजपा की राजनीति पर क्या असर डाल सकता है? देखिए, ये जो चुनाव के अंतिम क्षणों में अधिकारी का बीमार पड़ना, ये राजनीति का बीमार पड़ना, अधिकारी नहीं है, ये राजनीति बीमार हो गया है। उसके उस हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे देखिए टोटल जो मत डालने हैं वो 36 है, 35 पार्षद और 1 MP का। जो कांग्रेस के 7 हैं, आपके पास 13 हैं, भाजपा के 14 और 1 MP, 15 अकाली, 1 विधायक। तो इधर जगह 16 इधर और 20 उधर, आंकड़ों के हिसाब से जो आप और कांग्रेस का दावा है वो उचित है, ठीक है। ये जो भाजपा का पीछे हटना, स्थिति का सामना ना करना, भाजपा के हक में नहीं जाएगा। देखो, भाजपा, इसका मतलब कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति में अपने मन में कहीं एक मुद्दा बनाया कि 4 तोड़ लें, 5 तोड़ लें तो बात बन जाए। पर एक समझ, भाजपा को ये समझ चाहिए कि भाजपा आज भगवान राम को अपना लक्ष्य मान के चल रही है। बिल्कुल। तो राजनीति की मर्यादा ये है कि जो आंकड़ों की महत्व है उसको भाजपा समझे, वो उनको मौका दे। ये अब हाईकोर्ट में शायद 23 तारीख है या 6 फरवरी, जब भी 23 है, 23 जनवरी का भी है, तो 6 फरवरी भाजपा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए कि हमारे पास 15 सदस्य हैं, आपके 20 है, आप बनाओ। अकाली दल से समर्थन लेना नहीं देना वो बात की बात है, पर भाजपा को आंकड़ों का महत्व देके राजनीति की मर्यादा रखते हुए, कि जब हम भगवान राम की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों, इसको भी समझे। और जब मैं ये समझता हूँ कि आपने भाजपा की पद की क्या स्थिति बनेगी लोकसभा में, आने वाले लोकसभा चुनाव, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो आप और कांग्रेस सत्ता मेयर बनाते हैं, उन्होंने घोषणा की है कि महाराज ये मेयर बनेगा, ये डिप्टी मेयर, इस तरह, तो चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा ही है। एक टेक्निकली यूनियन टेरिटरी बन गई, पर है तो पंजाब की राजधानी हम मानते हैं। तो पंजाब की राजनीति में सबसे मुश्किल घड़ी आएगी कांग्रेस के लिए जी। कांग्रेस के जो नेता आज आपका विरोध करते हैं, हमने आपसे समझौता नहीं करना, गठबंधन नहीं करना, निजी रूप से हमें 13 सीटों पर लड़ना है, तो जब चंडीगढ़ में समझौते में दोनों बैठ गए, तो ये लोगों को कैसे फेस करेंगे? इनकी अपनी स्थिति बड़ी दयनीय। भाजपा को तो ये स्थिति आने देनी चाहिए थी। बिल्कुल। उनको ये दूरदर्शी होते हैं तो कहते पहले दिन बैठ जाओ जी। ये भाजपा के हक में जाती कि कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने हैं, उसमें वो कांग्रेस और आपको मुद्दा बनता कि वहां पे गठबंधन है, यहाँ पे अलग अलग खड़े तो क्या बनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि भाजपा को ही ये बात समझनी चाहिए कि आंकड़ों का महत्व है, लोकतंत्र है, जोड़ तोड़ की राजनीति, ये चंडीगढ़ की नगर निगम को इतना बड़ा इशू नहीं है जिसमें कि इनको सत्ता मिल जाए दो, तो इनको एक दूरंदेशी नीति बना के आपको और कांग्रेस को मौका देना चाहिए, मेरा ये कहना है। सर, उसकी परेशानी आएगी उनको पंजाब में, इनको नहीं आएगी, क्योंकि सर पंजाब में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो उन्होंने किया, जैसे केस बने हैं, जो बयानबाजी हो रही है, प्रताप बाजवा, राजा उबड़ेंगे, जब भगवंत मान चीफ मिनिस्टर खुद आप जो कह रहे हैं, सुखपाल खैरा भी साथ में, ये सारा जो कुछ, इनकी स्थिति फिर क्या है? ये तो बड़ी दयनीय स्थिति में मैं आ जाएंगे। जब ये गठबंधन सत्ता में आ गए तो पंजाब में क्या करेंगे? इसका मतलब कि इनके भी ऊपर सुनने वाली कोई नहीं, जिसको अपना माई बाप समझते हैं वो उधर बैठा। तो ये इनके लिए दयनीय स्थिति ना हो, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये फेस ही नहीं कर सकेंगे पंजाब में, कैसे करेंगे?
आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे कि फगवाड़ा के एक गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की घटना को लेकर कथित आरोपी युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या से पहले आरोपी का कबूलनामे का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने अपने गुनाह को कबूल किया है। और साथ ही साथ अब सवाल ये पैदा होता है कि सर, अगर उस आरोपी को पकड़ लिया गया था तो उसे पुलिस के हवाले किया जा सकता था, उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। और हत्या में शामिल जो कथित निहंग हैं, उनका भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है। और ऐसा ही बेअदबी की घटना में हत्या का एक जो मामला है वो कपूरथला में भी सामने आया था। तो इस तरह की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? आपका क्या कहना है कि ऐसी सजाओं को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस युग में जी। मानवता को जो सबसे बड़ी देन गुरुओं की है वो गुरु ग्रंथ साहब है जी। जो इस उसकी शरण होकर, उसकी ओट में होकर हम इस माया रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। उसके प्रति सोचना या करना ही अपने आप में एक अपराध है, पाप है। अब जैसे आपने कहा कि उसने गुनाह की कबूलियत होती है, गुनाह तो हुआ ही नहीं। एडीजीपी ने स्पष्ट किया कि वो उस लड़के के कोई बेअदबी का मामला वहाँ पे हुआ ही नहीं, उस पर सिर्फ आरोप लगाया। और उसके बाद 3 घंटे वो पकड़ा उन्होंने, लोगों ने, चाहे प्रबंधक कमेटी के थे या स्थानीय लोग थे, उन्होंने 3। और उसके बाद उसका कत्ल हो गया। और ये कत्ल की, जैसे आपने कपूरथला में बताया, किसान आंदोलन के समय भी हुई, उससे बीच में भी, उससे बाद भी हुई। मतलब ये पिछले 5-10 साल में ये सिलसिला चला है। अब इस केस में तो बड़ा स्पष्ट है कि निहंग का जो मेडिकल टेस्ट आया वो ड्रग एडिक्ट निकला। उसके लुधियाना और अमृतसर में आपराधिक मामले FIR दर्ज है। उसके केस जमानतों पे बाहर आया, जैसे भी है। पर इससे ज़्यादा गंभीर समस्या ये है कि जिस गुरु धाम में, जिस गुरु घर में हम रोज सुबह उठ के सरबत की भले की मांग करते हैं, ये मांग करते हैं, अरदास यही होती है हमारी, सरबत दा भला, वहाँ पे भय का माहौल बने, विशेष रूप से गैर केशधारी के लिए। अगर कल को कोई एक ABC कोई जाए, उस पर 2 आदमी वहाँ में खड़े होकर उसको, इसका अंदेशा था, क्योंकि हुआ घटना नहीं हुई, ये अंदेशे में मार दिया उन्होंने, अंदेशा था इसने करनी थी। उस अंदेशे में कोई ABC, किसी को भी कोई किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है, 2 दोस्त वो लेता है, वो जाता है, कहता है ये अंदर गया, इसको यहीं पे मार दो। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है, चिंताजनक है। ये इसके जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया, जो सरबत के भले की, नाम जपने की, सिमरन करने की, वन छकने की, ये बातें पीछे रह गई ना। बिल्कुल सर। और जो बाना, चाहे वो भगवा है, चाहे वो निहंग का बाना है, उसको ये अथॉरिटी नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले, किसी भी धर्म का कोई भी है। बिल्कुल। ये हम एक कानून के राज के अंदर हमारी व्यवस्था चलती है। अगर इस तरह सब ने अपने निर्णय लेने हैं तो फिर तो कल में कोई मंदिर में जाके कर दे, कोई मदरसे में कर दे, कोई मस्जिद में कर दे, उसमें तो सबको छूट है। फिर कोई भी एक आरोप लगाए, हाँ जी ये आदमी था, इसने गाली दी, इसने ये कर्म किया, इसको उतार दो। अगर पकड़ा गया था तो वो पुलिस के हवाले। अच्छा, दूसरी बात, ये चिंता का और विषय है, एक निहंग के वेश में नशेड़ी ये काम गुरुद्वारे में कर रहा है, और क्या उसको पता नहीं था उनको? ये भी एक चिंतन का विषय है। बिल्कुल। कि एक तो उनके लिए, एक पंजाब की समाज के लिए भी, कि हमारे समाज में नशा कहाँ तक जड़ कर गया है। ये एक दूसरा कानून व्यवस्था भी है, नशे को काबू वो भी नहीं, कानून भी नहीं कर सका, पुलिस भी तो समय पर नहीं पहुंची। ये मेरा कहने का मतलब है कि ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है और उलझन धरा है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं। मैं कुछ कहूँ, दूसरा कुछ कहे, उसके ऊपर उठकर हमें ये रखनी चाहिए कि हमने अपने गुरु धामों की मर्यादा, उसका माहौल, उसमें भय नहीं आना चाहिए। जब मैं बचपन में था, मैं 50-60 के जो दौर था, तो जब निहंग सामने आता था तो लोग समझते कि ये हमारे रक्षक हैं, सत्य के राह पे चलने वाले हैं। आज वो छवि टूट रही है। आज निहंग के वेश में लोग डरते हैं कि या कोई ऐसी बात, क्योंकि पटियाले भी घटना हुई, अमृतसर भी घटना, लुधियाने भी, और कई जगह पे। और इसको जो संरक्षण देते हैं वो अपनी पीढ़ी को आगे गलत राह पे जा रहे हैं। ये मैं बड़ा स्पष्ट, क्योंकि जो एक गलत चीज को आप मनोवृत्ति को समर्थन या संरक्षण देंगे धर्म के नाम पे, भावनाओं के नाम पे, तो आपके अगली पीढ़ी को वो भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि आज का आपका कर्म आपके भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो ये एक पंजाबियों के लिए विशेष रूप से सिख समुदाय के लिए कि अपने गुरुधामों में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, वो ये सुनिश्चित की जाए कानून व्यवस्था के अनुसार जो बनता है वो कानून के अनुसार हो, उसी में भलाई हम सब की है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोगों में विदेश जाने के क्रेज की। सर, खास तौर पर पंजाब में विदेश जाने का क्रेज कोई नया नहीं है और अब भी अगर विदेश जाने की बात की जाए तो 42% लोगों की पहली पसंद कनाडा ही है। यहाँ तक कि विदेश जाने के लिए 19.38% लोगों ने तो अपना घर, सोना, कार, जेवर, जायदाद सब बेच ही दिया है। गिरवी रखना तो दूर की बात है, वो बेचकर बाहर चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा ने भी भारतीयों को स्टडी वीजा देने में 86% तक की कटौती कर दी है। अब बात यह है कि एक तरफ तो पंजाब धीरे धीरे खाली हो रहा है और दूसरी तरफ कनाडा जो है वो स्टडी वीजा पर अंकुश लगा रहा है। तो इस पशुपेश की स्थिति का क्या हल निकलेगा? आप कैसे इस देखते हैं कि कैसे इसको सुलझाया जाए? जो आपने पहले बताया ना, इसमें ये समझे कि केवल पढ़ाई के नाम पर पंजाब से 27,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बाहर जाता है। बिल्कुल। दूसरा ये देखिए, जो पेरेंट्स जिन्होंने बाहर भेजते हैं उन्होंने 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है मतलब इन साल, और कितने हजार करोड़ का उधार लिया, कर्जा लिया। तो जो बाहर विदेश भेज रहे हैं उनके औसत उन्होंने निकाली थी कि 3 लाख रुपया प्रति परिवार जो उन पे कर्जा है इस समय, जिन्होंने बच्चे बाहर भेजे हैं। अब जहाँ कुछ 86% की कटौती की कनाडा की बात है, कनाडा सरकार का ये कहना है कि जब आपस में भारत और कनाडा सरकार के तनाव पैदा हुआ सरकारों में, तो भारत सरकार ने उनके कर्मियों की संख्या 41 तक सीमित कर दी, जो एक्स्ट्रा थे वो वापस भेज दिए। तो कनाडा का ये कहना है कि हमें स्टडी वीज़ा हमने नहीं कट लगाई, ये तो सरकार के कर्मियों की कमी के कारण नेचुरल वे से हो गया। अब भारत सरकार का ये कहना है कि वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, मकानों की संख्या कम हो गई है और फीस उन्होंने बढ़ा दी है। इस कारण ये संख्या कम हुई है, स्टडी वीजा कम है। और इसका जो समर्थन है, वहाँ के जो छात्र, पंजाब के छात्र जो कनाडा में, उन्होंने पीछे दिनों प्रदर्शन किया था कि उन्होंने रिजल्ट निकाला 100-125 स्टूडेंट को फेल कर दिया था। सर 132 स्टूडेंट्स उन्होंने प्रदर्शन किया कि इन्होंने फीसें बढ़ाई हैं और ये फीसें लेने के लिए इसमें कोई हेर फेर है, जो इनके लक्षण ठीक नहीं है, तो वो एक आरोप लगा। अब इस सारे हालात को देखते हुए चौथा जो फेज ये है कि जो जिनके बच्चे बाहर गए उनके 91% जो पेरेंट्स हैं वो खुश हैं, सेटिस्फाइड है, हमारे बच्चे बाहर गए। तो ये एक अपने आप में अजीब स्थिति है। तो क्योंकि उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्यों संतुष्ट हैं, तो कहते हैं पंजाब में नशे बहुत है, हमारे बच्चे नशे से बच जाएंगे, बेरोजगारी है वो आर्थिक तंगी है परिवार की, वो दूर हो जाएगी, और कानून व्यवस्था, ये 3 मुद्दे मेन। और जाने वाले सारे रूरल बेल्ट के, 52% से ज्यादा रूरल बेल्ट के जाने वाले हैं, और उसमें भी जाट्स कम्युनिटी के ज्यादा है। मतलब ये भी एक नई चीज है जो बेच के बात कर रहे हैं ना वो। अब स्थिति यह है कि इसको हल क्या है इसका देखो, कनाडा को जो चाहिए था तब वो था कि अनस्किल्ड लेबर जो भी है उनको चाहिए थी, आज उनकी रिक्वायरमेंट है स्किल्ड लेबर की। तो उन्होंने पिक एंड चूज शुरू कर दिया कि जो पढ़ा लिखा है, जो स्किल्ड काम हाथ का गुणी है वो करे। तो मेरा ये सोचना है कि पंजाब सरकार को पहले तो कानून व्यवस्था को देखे, नशे को भी देखें अपनी जगह, जो चलाया अभियान तो चलाया हुआ है, पर फिर भी इसके सब के साथ साथ सबसे पहले प्रायोरिटी बननी चाहिए कि इंडस्ट्री को डेवलप करें पंजाब में। एजुकेशन में स्किल्ड एजुकेशन को प्राथमिकता दें, और अगर ये 2 चीज़ें हो जाती है, इंडस्ट्री की पॉलिसी ऐसे बने कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, रोजगार बढ़े और नशा रुक जाए, तो ये एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चेंज आएगी पंजाब। और पंजाबियों को ये सोचना चाहिए, अगर 27,000 करोड़ हम बाहर भेजते हैं पढ़ाई के नाम पर, अगर 27,000 करोड़ पे यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, अपने गांव में आस पड़ोस इन्वेस्टमेंट करें, अपने कामों स्किल्ड लेवल में लगा के अपने छोटे धंधे शुरू करें, और एक संतुष्टि भी होती है। अब आपका बच्चा चले गया बाहर, और कई तो मजाक की बात ये बनती है कि जिनके बच्चे दोनों बाहर चले गए, तो उनका दोस्त कहता है तेरी डेथ पे तेरे को तो फिर डीप फ्रीजर में रखना पड़ेगा, बिल्कुल तेरे को बच्चे नहीं आने 5 दिन, तो तू तो फंस गया। ये एक
सहबन मजाक चलता है, पर ये कटु सत्य है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जो लोग बाहर गए हैं, ये अगर थोड़ा कमा के भी अपने माँ बाप के साथ, जिस उम्र में उनको जरूरत है, बुढ़ापे में, तो बच्चे हैं बाहर, तो वो तो एक तरह लवारसी सिचुएशन हो गए माँ बाप, उनको संभालने वाला ही कोई नहीं। तो ये स्थिति भी सबको, ये माँ बाप भी, बच्चे भी, सरकार भी, समाज भी, सबको एक आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम जा किस तरफ है। पैसे कमा के वापस नहीं आएंगे, वो वापस तो उन्होंने आना नहीं। जब आना नहीं, आपके बच्चे बाहर चले गए, तो आप किसके भरोसे बैठे हैं? सारी उम्र आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उड़ाने के लिए उड़ जाए, बाहर चले गए, खत्म हो गया, तो आपको कौन संभालेगा? इसीलिए वो बुजुर्ग जो अब आश्रम खुल रहे हैं, जब इस तरह की समस्या आ रही है, जो ये एक चीज बड़ी गंभीर समस्या है, इस सोच को बदलना पड़ेगा कि अगर वहां पे जितना कमाते हैं आप, उतनी महंगाई होगी, वापस नहीं आप भेज सकते हो, उनकी अपनी समस्या है, उन्हें अपना घर बनाना, अपना परिवार बसाना। आगे थे कि वहां पे कमाई करके इधर भेजते थे, अब वही कमाई करके नहीं, वो तो यहाँ से मांग रहे हैं, उधार मांग के बेच दो, कुछ कर दो। माँ बाप को होता है बेचा गया, सेटल हो जाते, पर सेटल हो गए, वापस तो कुछ नहीं आ रहा ना आपके पास, ना पैसा आएगा, ना सेवा आएगी, ना आपका रख रखाव का कोई होगा। तो ये सारे मुद्दे एक चुनौती है हमारी सारे सामाजिक व्यवस्था पर, उसको बहुत गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है, नहीं तो हम एक अंधेरी गली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका आखिर कुछ नहीं, अंधे कुएं में जाके गिरेंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अब फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम को हम यहीं पर देंगे विश्राम। मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।